300 वर्ष पहले अहिल्याबाई का शासनकाल था। उनका राज्य आदर्श राज्यों की श्रेणी में आता था। उनकी शासन पद्धति और राज कार्य सामान्य जनता के लिए हुआ करता था। जब हम उनके प्रखर रूप के बारे में अध्ययन करते हैं तो 3 घटनाएं हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं। पहला प्रसंग महादजी शिंदे के साथ चर्चा के दौरान अहिल्याबाई के जवाब का है। एक बार चर्चा के दौरान महादजी शिंदे ने देवी अहिल्याबाई से कहा कि आप स्त्री होकर इतने अधिकारपूर्वक भाषा का उपयोग करती हैं, लेकिन हम तो पुरुष हैं। यदि हम अपनी बात अपने ढंग से कहने लगे तो आप क्या करेंगी? इस पर क्रोधित होकर अहिल्याबाई ने जवाब दिया कि आप जिस तरह अपनी स्त्रियों को मुंह में रखी सुपारी की तरह निगल जाते हैं, क्या उस तरह आप बात करेंगे? हिम्मत हो तो आगे बढ़ो। यदि तुरंत आपके पैरों में हाथी के पैरों की बेड़ियां न डलवा दी तो सूबेदार मल्हार राव की बहू नहीं कहलवाऊंगी। तब महादजी शिंदे को अपने अमर्यादित कथन का भान हुआ और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। अहिल्याबाई के समक्ष अमर्यादित व्यवहार कदापि नहीं चलेगा, यह बात उनकी समझ में आ गई थी और उन्होंने आगे से मर्यादा में रहने का निश्चय किया। दूसरा प्रसंग है राघोबा दादा के साथ युद्ध का प्रसंग। जब अहिल्याबाई के पुत्र मालेराव की मृत्यु हुई तब अहिल्याबाई के दरबार के दीवान गंगाधर यशवंत चंद्रचूड़ ने राघोबा दादा को यह संदेश भिजवाया कि होलकरों का राज्य अब लावारिस हो गया है। आप तुरंत आएं और इस राज्य पर और खजाने पर अधिपत्य कर लें। राघोबा दादा तो पहले से ही इस अवसर की तलाश में थे। उन्होंने अपनी सेना लेकर उज्जैन के पास क्षिप्रा नदी के उस पार आकर डेरा डाल दिया। अहिल्याबाई के गुप्तचर भी कुछ कम नहीं थे। राघोबा दादा के सेना लेकर निकलने की खबर उन्होंने पहले से ही अहिल्याबाई को दे दी थी। अहिल्याबाई ने अपने जैसे सभी सरदारों को पत्र लिखे। पत्र में लिखा कि जो परिस्थिति आज हमारी है कल आपकी भी हो सकती है। हमारे पूर्वजों ने इस राज्य की नींव रखी है और एक एक ईंट जोड़कर यह राज्य रूपी इमारत खड़ी की है। आज आप इस परिस्थिति में हमारा साथ दें। इस पत्र का परिणाम यह हुआ कि सारे सूबेदार अहिल्याबाई के पक्ष में एक साथ खड़े हो गए। यही पत्र अहिल्याबाई ने माधवराव पेशवा को भी भेजा था। माधवराव पेशवा ने उन्हें जवाब दिया कि आपकी संपत्ति और राज्य पर जो भी पाप बुद्धि से बुरी नजर डालेगा उसे निर्भीक होकर दंडित करें। बस फिर क्या था। अहिल्याबाई ने 500 महिलाओं की सेना तैयार की और उन्हें प्रशिक्षित करके राघोबा दादा की सेना का मुकाबला करने के लिए वे सज्ज हो गईं। राघोबा दादा का अनुमान था कि सारे सरदार उनके पक्ष में उनकी तरफ से लड़ेंगे, मगर सभी सरदारों ने संदेश भिजवाया कि वे अहिल्याबाई के विरुद्ध नहीं लड़ेंगे। इधर अहिल्याबाई ने राघोबा दादा को भी एक पत्र भिजवाया जिसमें लिखा था कि जो आपकी मंशा है वह पूरी होना कदापि संभव नहीं है। यदि आप समझते हैं कि मैं एक स्त्री होकर भला क्या कर सकती हूँ तो आप यह विचार मन से निकाल दें। यह राज्य और संपत्ति हमारे पूर्वजों ने तलवार की धार पर और अपने शरीर का बलिदान देकर अर्जित किया है, ना कि छल कपट से। खबरदार, यदि आप आगे बढ़ोगे तो मैं अहिल्याबाई सूबेदार मल्हार राव की बहू अपनी स्त्री सेना के साथ आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। मगर आप विचार करें कि यदि इस लड़ाई में आप विजयी हुए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। एक स्त्री के विरुद्ध जीतने से आपकी कीर्ति में कोई वृद्धि नहीं होगी, मगर कहीं आप गलती से भी पराजित हो गए तो एक स्त्री से हार जाने के कारण आप कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अतः जो भी कदम आप उठाएंगे सोच समझकर ही उठाएं। यह पत्र पढ़कर राघोबा दादा भयभीत हो गए और उन्होंने अहिल्याबाई को पत्र लिखा
कि मैं तो आपके पुत्र शोक में सांत्वना देने के लिए आया हूँ। अहिल्याबाई ने उन्हें उत्तर दिया कि यदि आप सांत्वना देने के लिए आए हैं तो साथ में 50,000 सैनिकों की सेना क्यों लाए हैं? आप अकेले पालकी में आए तो हम भी आपका स्वागत करेंगे। फिर राघोबा दादा अकेले पालकी में बैठकर गए और अहिल्याबाई ने भी उनका स्वागत किया। इस प्रकार एक आदर्श और व्यवहार कुशल स्त्री थी अहिल्याबाई। प्रसंग है चंद्रावर्त की लड़ाई का। चंद्रावर्त बार बार होलकरों के राज्य पर आक्रमण करते थे। हर बार उनकी पराजय होती थी। संधि और समझौता होता था और समझाइश देकर होलकर घराना चंद्रावर्तों को छोड़ दिया करता था। 2 बार चंद्रावर्त आक्रमण कर चुके थे। समझौते के बावजूद तीसरी बार भी उन्होंने होलकर घराने पर आक्रमण करके उनके निम्बहेड़ा के किले पर कब्जा कर लिया था। वहां का किलेदार भागकर जैसे तैसे जान बचाकर अहिल्याबाई के पास आया। अहिल्याबाई पहले से ही संतप्त अवस्था में थी। उन्होंने अपनी सारी सेना को इकट्ठा किया और उसके लिए रसद की व्यवस्था की। फिर सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि तुम लोग युद्ध में से मुझे अपना मुंह दिखाने वापस आए तो तुम्हें विष देकर जान से मार डालूंगी। मेवाड़ का नामो निशान मिटा दो, जान की बाजी लगा दो, पराक्रम की पराकाष्ठा दिखा दो और जीत कर ही वापस आओ। भीषण घनघोर युद्ध हुआ। चंद्रावर्तों की सेना की बहुत हानि हुई। असंख्य सैनिक मारे गए। होलकरों के सैनिकों ने अपना पराक्रम दिखाकर चंद्रावर्तों को पराजित कर दिया। पराजय के बाद सौभाग्य सिंह चंद्रावर्त अहिल्याबाई की शरण में आया, लेकिन अहिल्याबाई ने उस पर दया न करके उसे तोप के मुंह से बांध दिया। लेकिन उसका भाई भवानी सिंह अपनी थोड़ी सी सेना लेकर भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार अहिल्याबाई ने युद्ध क्षेत्र में भी उनके चातुर्य की और युद्ध नीति की निपुणता का परिचय दिया। अहिल्याबाई के इस कर्तृत्व की प्रशंसा पुणे के पेशवाओं के दरबार में भी की गई। पेशवाओं के सचिव नाना फडणवीस ने अहिल्याबाई के बारे में भरे दरबार में कहा कि अहिल्याबाई अनेक स्त्रियों से भिन्न है और पराक्रमी स्त्री के रूप में उभर कर आई हैं। आज तक हम इनकी स्नान संध्या, दान धर्म और धार्मिक प्रवृत्ति के बारे में ही जानते थे, लेकिन उन्होंने इस युद्ध में पराक्रम दिखाया है, जिसके कारण आज हमें ज्ञात हुआ है कि पुणे का प्रवेश द्वार नर्मदा के तट का माहिष्मती है।